नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म स्टडी विद मंतोष में। आज से हम लोग शुरू करेंगे एक श्रृंखला जो एनटीए नेट का है, ठीक। और ज्योग्राफी के सारे प्रीवियस ईयर और जो न्यू प्रश्न हैं दोनों देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर है, ठीक, और न्यू प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और दोनों को अच्छे से हल करेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा एक पौधों की जड़ों द्वारा अकार्बनिक लवणों और पानी की अवशोषण से संबंधित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा एक जड़ों की द्वारा अकार्बनिक लवणों और पानी की अवशोषण से संबंधित है, ठीक। तो ऑप्शन है, पहला ऑक्सीकरण, दूसरा रसाकर्षण, इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं, तीसरा है जलयोजन, ऑप्शन चौथा है जल अपघटन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रसाकर्षण, ऑस्मोसिस, ठीक। ये इसका सही ऑप्शन है। इसमें ये होता है कि जब पौधों की जड़ों द्वारा अकार्बनिक लवणों और पानी का अवशोषण जो है वो रसाकर्षण क्रिया द्वारा होता है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एनालिसिस नामक पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एनालिसिस। ये पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन है वेबर, हूबर, ग्रेड, स्मिथ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा, स्मिथ, ठीक। ये स्मिथ का बुक है इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक। आइए आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल लोकेशन इनकी बुक है, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये कब प्रकाशित हुई थी, ठीक। तो ये प्रकाशित हुई थी 1970 में, ठीक। और ये संबंधित किससे है? तो ये औद्योगिक अवस्थिति औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित सभी सिद्धांतों का संश्लेषण करने का प्रयत्न इसी में किया गया है, जो इनकी बुक है, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन स्मिथ की है, ठीक। अगला प्रश्न है, बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशन फॉर ए जियोग्राफिक एंड डायनेमिक थ्योरी नामक पुस्तक किसकी है? बिहेवियर एंड लोकेशन, ये पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन है
ग्रेड, हूबर, स्मिथ, रेडजेल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेड। बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशन एंड जियोग्राफिकल एंड डायनेमिक थ्योरी, ये पुस्तक ग्रेड का है। ये ग्रेड द्वारा लिखी गई थी। ठीक, इसमें अवस्थिति का जो निर्णय है, अवस्थिति निर्णय, अवस्थिति निर्णय मॉडल की जटिलता और व्यवहारिक को समझने के लिए इस मॉडल को वो लाए थे। उनका एक ये जो आई थी वो 1967 में आई थी। ठीक, और इसका जो नाम दिए थे वो नाम दिए थे बिहेवियरल बिहेवियरल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसका मॉडल, इसका नाम दिए थे किसका? बिहेवियर एंड लोकेशन जो पुस्तक थी। ठीक, उसी के अंतर्गत ये बुक लिखे थे और 1967 में ये बुक इनकी आई थी और ये ग्रेड द्वारा लिखी गई। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नामक पुस्तक किसकी है? पुस्तक है द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन है वेबर, हूबर, स्मिथ, ग्रेड। द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पुस्तक किसकी है? तो इसका सही ऑप्शन है हूबर। ठीक, ये हूबर द्वारा लिखी गई है द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, ये इनका जो बुक था, ये एक सिद्धांत दिए थे। अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे, जो है उसी के आधार पे अपना बुक दिए थे। तब तक आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसकी है? कौन सी पुस्तक? द थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन है हूबर, वेबर, रेडजेल, एरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है वेबर। थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये वेबर की पुस्तक है। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेबर, अल्फ्रेड वेबर। ठीक, इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी? उबर डेन, उबर डेन स्टैंडर्डर, स्टैंडर्डर इंडस्ट्रियन। ठीक, ये इनकी पुस्तक थी, इसी का अंग्रेजी अनुवाद किए थे थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में।
ठीक, ये तो इनकी बुक हो गई। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, न्यूनतम लागत का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूनतम लागत का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है वेबर, जेम्स जीन्स, येरी, स्मिथ। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है वेबर। न्यूनतम लागत का सिद्धांत वेबर दिए थे और इसमें उन्होंने संशोधन किया था। इसमें संशोधन कौन किया था? तो इसमें संशोधन किए थे हूबर। हूबर कब किए थे? तो 1948 में संशोधन किए थे। कि इसमें किए थे तो जो अभी मैं बात किया था, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का हूबर 1948 में संशोधन किए थे। तो और यही पुस्तक वो लाए थे, इसी में लिखे थे। ठीक, क्लियर हो गया पूरा अभी तक जितना मैं बताया था। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था? तो कल्याणकारी भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है स्मिथ और नॉक्स, रेडजेल, होमर, थ्यूनेन। तो कल्याणकारी भूगोल का प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्मिथ और नॉक्स को। ठीक, स्मिथ और नॉक्स को कल्याणकारी भूगोल का प्रतिपादक माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जो अभिकथन ए और दूसरा तर्क है आर, इसे क्या कहा गया है? इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आइए कर लेते हैं। देखिए पहला अभिकथन है। अभिकथन में क्या कहा गया है? वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है। अभिकथन है कि वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है, जिसका परिणाम घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक कम नियंत्रण और आर्थिक संप्रभुता की हानि के रूप में सामने आता है। अभिकथन बताता है कि वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है, जिसका परिणाम घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक और कम नियंत्रण और आर्थिक संप्रभुता की हानि के रूप में सामने आता है। ठीक, अब इसका तर्क क्या है? इसका तर्क है, वैश्वीकरण उपभोग संस्कृति को प्रोत्साहन देता है, जो सभी देशों की जीवन शैलियों और मूल्यों के साथ संगत नहीं हो सकती। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन रखा है, पहला ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है वो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस सही हो जाएगा। ठीक। जो वैश्वीकरण है, ये वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार, पूंजी तथा टेक्नोलॉजी, व्यापार, पूंजी, टेक्नोलॉजी, के प्रवाह के माध्यम से ये जोड़ता है सबको। ठीक। आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है, इसमें कौन सा सही है? आइए देखते हैं। कथन पहला है, ऑक्सीजन के उपभोग में 1860 में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद वृद्धि हो गई है। पहला है कि ऑक्सीजन के उपभोग में 1860 में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद वृद्धि हो गई है। ब्राज़ील और भारत विश्व के दूसरे देशों से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन बताता है कथन कि ब्राज़ील और भारत विश्व के दूसरे देशों से अधिक ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। ये सही लग रहा है? मुझे तो सही नहीं लग रहा है। आइए देखते हैं आंसर इसमें क्या बताता है। पहला ऑप्शन रखा है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑक्सीजन का उपभोग में 1960 में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद वृद्धि हुई, ये बात तो सही है। ठीक। इसमें कथन 1 सही हो गया जो है। फिर बताता है कि ब्राज़ील और विश्व के दूसरे देशों से अधिक ऑक्सीजन, बताता है कि ब्राज़ील और भारत विश्व के दूसरे देशों से अधिक ऑक्सीजन उपयोग करता है, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। इसलिए कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक। क्योंकि इसमें जो अमेरिका, चीन है, ये दूसरे देशों से अधिक, कौन कौन? अमेरिका और चीन, ये दूसरे देशों से सालाना अधिक ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 0 से +1.00 के बीच मानक विचलन के आवृत्तियों की प्रतिशतता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक। मानक विचलन की आवृत्तियों की प्रतिशतता इनमें से कौन सी है? तो इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल किया जाता है। अब इसको हल कैसे किया जाता है देखिए।
इसका जो नॉर्मल टेबल वैल्यू, ठीक, इसकी जो नॉर्मल टेबल वैल्यू होती है वो 1.02 बराबर 0.3413 होता है। 1.02 के बराबर 0.3413 होता है, ठीक। तो जब आप इसको 0.3413 से गुणा करेंगे 100 का, तो इसका आएगा 34.13%। और इसका सही ऑप्शन है जो वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, द जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, ये किसकी पुस्तक है? द जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। तो ऑप्शन है रेडजेल, एरी, मैकिंडर, कांट, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन है जो द जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री का, ये मैकिंडर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो मैकिंडर की है। इसमें जो वो पिवोट बताए हैं, पिवोट, ठीक, जो पिवोट बताए हैं, पिवोट का मतलब इन्होंने धुरी या आधार क्षेत्र माना है। किसका मतलब? पिवोट। बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता कि पिवोट मतलब है क्या, और लोग बताते भी नहीं हैं। तो पिवोट का जो मतलब है, उन्होंने पिवोट का मतलब धुरी या आधार क्षेत्र माना है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अगला एरी का आप लोग जानते ही हैं, इनका नहर सिद्धांत है। एरी का नहर सिद्धांत, रेडजेल का एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक। मैकिंडर का बता दिए। कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना। देखिए, सिर्फ ये नहीं मतलब होता है कि हम बता दिए, जैसे जहाँ ऑप्शन नहीं रहता है वैसा बताने लायक, वहाँ नहीं बताया जाता, लेकिन जहाँ बताने लायक होता है वहाँ पे पूरा जो और अदर ऑप्शन इसमें रखे गए हैं, अगर उसका भी वर्णन कर दे तो बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आप लोग सभी लोगों को मालूम हो गया, रेडजेल का एंथ्रोपोजियोग्राफी है, एरी का नहर सिद्धांत है, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है, मैकिंडर का भी बात किया है, द जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, ठीक। एक साथ एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन निकल के आ गए, ठीक, और चारों का आंसर मिल गया। यही होता है सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका, ठीक। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक। आइए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि द जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। ये जो मैकिंडर की पुस्तक है, मैकिंडर की जो पुस्तक है द जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ये कब प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन है 1904, 1905, 1906, 1907। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। इनकी जो ये पुस्तक है 1904 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो इनकी पुस्तक थी द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इसमें वो बहुत सारा बदलाव भी किए थे बाद में। इसमें वो बदलाव भी किए थे बाद में। 1904 में प्रकाशित होने के बाद इसको कई बार वो बदलाव किए थे। अब वो सब एक दिन चर्चा करेंगे उसके बारे में विस्तृत। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक किसकी है। ऑप्शन है होम्स, होमर, मैकिंडर, रीटर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है मैकिंडर। अभी हम लोग द जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री देखें, इनकी पुस्तक, ये भी उन्हीं की पुस्तक है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ठीक, इसमें वो जो उनका धुरी वाला क्षेत्र था, पीरियड जो था, उसमें संशोधन किए थे, बदलाव किए थे इसी बुक में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है। अगला है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। इनकी जो ये पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी। मैकिंडर की, मैकिंडर की कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है 1912, 1911, 1913, 1914। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1911। ठीक, ये जब प्रकाशित हुई थी तो 1911 में प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक। ठीक, इसमें उन्होंने बहुत ऐसा था कि किसको जो है कि वो धुरी क्षेत्र माने हैं, किसको हृदय क्षेत्र माने हैं, ये सब का प्रश्न आगे लाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है, कोटेशन है, जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण रखता है। जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। कोटेशन है कि जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण रखता है। जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। यह कथन किसका है। ठीक, इसमें ऑप्शन है मैकिंडर, रेडजेल, ब्रूकनर, ब्रून्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन मैकिंडर हो जाएगा। मैकिंडर ने ही कोटेशन दिया था कि जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण रखता है। जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। ठीक, ये तो थी आज के प्रश्न। बस आज के लिए
इतना ही है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।